नमस्कार, स्वागत है फिर से एक बार आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा में। और मैं हूं जय सिंह मौर्य। और जैसा कि आपको पता होगा कि मैं आप लोगों का केमिस्ट्री मेंटोर हूं और पिछले कुछ दिनों से केमिस्ट्री का पहला टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। और केमिस्ट्री के जो सेकंड लेक्चर है, सेकंड टॉपिक का सेकंड लेक्चर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यदि आपको किसी भी प्रकार की डाउट आई हो पहले चैप्टर में या पहले लेक्चर में, जो पिछला चैप्टर आपने पढ़ा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और या पिछला लेक्चर जो भी आपने पढ़ा है उसमें कोई भी डाउट आई हो, तो आप मुझसे पर्सनली टेक्स्ट मैसेज करके डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, केमिस्ट्री चैंपियन के नाम से मेरी आईडी है। आप जब भी इंस्टाग्राम में मुझे केमिस्ट्री चैंपियन नाम से सर्च करेंगे तो मैं आपको अच्छे से आसानी से दिख जाऊंगा और वहां पे आप मुझे मैसेज करके किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान ले सकते हैं, जानकारी संपन्न होगी। तो चलिए बात करते हैं सेकेंड लेक्चर की। तो मैं आपको बता दूं कि सेकेंड लेक्चर की जो स्टार्टिंग होगी वो थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है। आप कहेंगे थ्योरेटिकल या फिर बोलूं तो मैं प्रैक्टिकल पोर्शन है। अब किसी प्रैक्टिकल को मैं थ्योरेटिकली समझाऊंगा तो कितना टफ होगा समझना, ये चीज आपको महसूस होगा। भाई ये चीज आपको कब महसूस होगा? जब आप थ्योरी, किसी भी प्रैक्टिकल को आप थ्योरी के माध्यम से समझोगे। अब डिपेंड करता है कि मैं आपको किस प्रकार से समझा पाऊंगा, और डिपेंड करता है आपकी बौद्धिक क्षमता पे, मेंटल एबिलिटी पे, कि आप कैसे इस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा पोर्शन जो होगा थोड़ा सा लगेगा कि हो सकता फील ना आए, बिना फीलिंग के थोड़ा सा मजा नहीं भी आएगा। लेकिन जैसे जैसे हम इस लेक्चर के एंड में पहुंचते जाएंगे फिर आपको परफेक्टली मजा आने लगेगा और फिर ये महसूस होगा कि नहीं ठीक है, ये हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल तो करवाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको लिख के समझा सकता हूं, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली हर प्रकार की जानकारी हमको हो रही है। बात समझ में आ रही है? हर प्रकार की जानकारी हमको हो रही है। ठीक है, क्लियर है? एकदम बेहतरीन है, मजा आ रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करें। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग से अगर हमने लिया टॉपिक तो आया केमिकल मेथड ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। आपने फर्स्ट लेक्चर में खूब बात की क्वालिटेटिव एनालिसिस की, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, बट उसका केमिकल मेथड क्या है, किस मेथड से हम किसी भी सॉल्यूशन में क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब मैंने बोला था कि क्या करना है, आपको पहचान करना है। क्या करना है? आपको पहचान करना है, या फिर मैं बोलूं इन्वेस्टिगेशन करना है। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, क्या करना है? इन्वेस्टिगेशन करना है। क्या करना है? इन्वेस्टिगेशन करना है। और उस इन्वेस्टिगेशन से हमको क्या मिलेगी? इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्या मिलेगी? इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें क्या प्रेजेंस है, क्या प्रेजेंस है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है क्वालिटी के बारे में पता करना है, या फिर पता करना है कि क्या क्या है। जहां मैं लिखूंगा केमिकल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब हाउ मच, हाउ मेनी, मतलब कितना और कितना बनेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बात करें, आगे बढ़े थोड़ा सा। ठीक है, अगर आप बात करो केमिकल एनालिसिस की, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप बात करो केमिकल एनालिसिस, कोई भी सैंपल अपने पास, ध्यान से समझिएगा, एक सैंपल है अपने पास। सैंपल मतलब समझ रहे हैं, जिसकी हमें टेस्टिंग करनी है। सैंपल किसे बोलते हैं? जिसकी हमें टेस्टिंग करनी है, या जिसमें हमें पता करना है कि क्या चीज उपस्थित है। ठीक है, किसी भी सैंपल का अगर आपको केमिकल एनालिसिस करना हो, ध्यान समझिएगा, क्या करना हो? केमिकल एनालिसिस करना हो, तो सारा गेम बेटा लैब में होता है। लेकिन अब अपने पास लैब तो है नहीं। अब लैब नहीं है तो थ्योरी से समझेंगे। क्या करेंगे? थ्योरी से समझेंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं। केमिकल एनालिसिस करना है तो किसी भी सैंपल के केमिकल एनालिसिस दो मेथड से किए जा सकते हैं। कौन से? दो मेथड से किए जा सकते हैं। कौन कौन से? ध्यान समझिएगा, दो मेथड कौन कौन से हैं? एक तो होता है ड्राई मेथड। क्या नाम है? एक तो है ड्राई मेथड
और ड्राई मेथड से नाम ही समझ में आ रहा होगा कि सूखा मेथड। कैसा मेथड? सूखा मेथड। दूसरा है वेट मेथड। वेट मेथड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम किसी सैंपल का केमिकल एनालिसिस करेंगे तो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम क्या करेंगे, किसी सॉल्वेंट में या किसी भी चीज में मिला के गीला करेंगे। बात समझ आ रही है? अरे भाई, पानी में ही मान लीजिए हमने मिला दिया किसी चीज को तो गीला हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है, बिना गीला किए हम उसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में पता कर पाए या उसकी टेस्टिंग हम कर पाए। क्लियर है? तो ड्राई मेथड में क्या होगा? ड्राई मेथड में एक चीज क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? जस्ट अ सेकेंड, फोन में साइलेंट कर दूं, नहीं तो फिर बहुत सारे लोग परेशान करेंगे। ठीक। ड्राई मेथड में क्या होता है? ड्राई मेथड में होता है कि हम जिस सैंपल को अंडर इन्वेस्टिगेशन में लेते हैं या अंडर टेस्टिंग में लेते हैं वो डिसॉल्व नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है? उसको डिसोल्यूशन की जरूरत नहीं है, या मैं बोलूं उसको डिसॉल्व की जरूरत नहीं है। क्या है? उसको डिसॉल्व नहीं किया जाता है। उसको डिसॉल्व नहीं किया जाता है, इसीलिए तो उसका नाम ड्राई मेथड है। क्या नाम है? ड्राई मेथड है। कि जिस सैंपल का हमें टेस्टिंग करनी है वो क्या करना है, उसको हम डिसॉल्व नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई वेट मेथड से करना है, अगर मान लो कोई सैंपल है उसकी टेस्टिंग हमें वेट मेथड से करना है, मतलब इसको गीला करना, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे? फर्स्टली वी डिसॉल्व then determine the composition of compound। पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे, गीला करेंगे, उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे, उसके कंपोजिशन की टेस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? उसके कंपोजिशन की टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो ये दो मेथड आपको क्लियर हो गए और जानकारी यहां से प्राप्त हो भी रही होगी और नहीं भी हो रही होगी तो भी आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब आपने कहा कि हमारे पास एक सैंपल है 10 कंटेनर जानते ना, बहुत बड़ा सा होता है। कोई कंटेनर है, बहुत बड़ा कंटेनर है, उसकी हमें क्या करनी है? उसकी हमें टेस्टिंग करनी है। और टेस्टिंग में ध्यान से समझिएगा, हम टेस्टिंग पूरे कंटेनर का नहीं करेंगे ना 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 ना, हमेशा टेस्टिंग क्या करते हैं? सेमी माइक्रो एनालिसिस के थ्रू करते हैं। आपने कहा सेमी माइक्रो एनालिसिस का मतलब क्या है? सेमी माइक्रो एनालिसिस का मतलब है कि उस कंटेनर से हम एक छोटा सा पार्ट लेते हैं। कैसा पार्ट लेते हैं? एक छोटा सा पार्ट लेते हैं और उस छोटे से पार्ट का हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। उस छोटे से पार्ट का हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। और उस एनालिसिस में क्या क्या जरूरत पड़ती है चीजें ध्यान समझिएगा। हम एनालिसिस के लिए क्या करते हैं? हम लोग बात कर रहे थे माइक्रो एनालिसिस। माइक्रो एनालिसिस क्या है? सेमी माइक्रो एनालिसिस क्या है? इसका मतलब कोई भी बड़ा सैंपल होगा उसको हम क्या करेंगे? छोटे से पार्ट में लेंगे। छोटा सा मान लो ये हमारे पास एक क्या है? टेस्ट ट्यूब है। क्या है? टेस्ट ट्यूब है। इसमें हम क्या करते हैं? थोड़ा सा पार्ट रखेंगे, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा पार्ट रखेंगे जिसको हमें क्या करना है? टेस्ट करना है, जिसको हमें क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। ये मैं कुछ चीजें लिख दिया हूं, टेस्ट ट्यूब, बीकर, क्रूसिबल, ईटीसी, ब्यूरेट वगैरह। ये सब जब आपको याद नहीं करना, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। ये जब आप लैब में जाते हो या फिर आप स्कूल के लैब में जाओगे तो ये सब पॉट आपको देखने को मिलेंगे। ये सब पॉट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है और बहुत ही ज्यादा इसमें क्या है? कॉम्प्लिकेशन रहता है कि आपको प्रैक्टिकल से थ्योरी से प्रैक्टिकल को समझना होता है। बात समझ आ रही है? चलिए, अगर बात की जाए क्वालिटेटिव एनालिसिस, बात की जाए क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है वो कैसे होगा? तो
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि इनके लिए स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? इनके लिए स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं। और क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इनमें पता करते हैं कि अपने पास जो सैंपल है उसमें कौन से एलिमेंट होंगे या कौन सा कंपाउंड होगा, और कंपाउंड होगा तो उसमें क्या फंक्शनल ग्रुप होंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसमें हम बेसिकली दो प्रकार के टेस्ट करते हैं। एक तो होता है जो बेस्ड होता है किस पे? एलिमेंट। किस पे? एलिमेंट पे बेस्ड होता है। एक टेस्ट होता है एलिमेंट पे बेस्ड होता है, जो हम सिर्फ किसके लिए करते हैं, ये पता करने के लिए करते हैं कि कंपाउंड में क्या होता है, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है। एक तो होता है बेस्ड ऑन कंपाउंड। जो कंपाउंड के बेस पे टेस्ट होते हैं उनमें हमें कुछ चीजें जानना होता है। हमें यह जानना होता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप बोले तो क्या वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या वो एल्डिहाइड ग्रुप का है, क्या वो कीटोन है, बात समझ में आ रही है, क्या वो एल्कोहल है, ईटीसी जो भी चीजें हमें जाननी होती हैं, या फिर हमें उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के जानना होता है, या फिर बहुत सारी चीजों को जानने के लिए हम किसके आधार पर टेस्ट करते हैं, किसके आधार पर टेस्ट करते हैं, कंपाउंड के बेस पे टेस्ट किया जाता है। किसके बेस पे टेस्ट किया जाता है? कंपाउंड के बेस पे टेस्ट किया जाता है। दूसरा जो टेस्ट होता है वो एलिमेंट के बेस पे होता है। और एलिमेंट क्या बताता है, ध्यान समझिएगा। एलिमेंट आपको क्या बताएगा? आपको यह बताता है कि किसी भी जो एनालिटिकल पार्ट है अपने पास, उसमें कौन सा प्रेजेंट है और कौन सा अब्सेंट है, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है और कौन सा अब्सेंट है। अब कुछ मैं स्पेसिफिक टेस्ट बता दे रहा हूं जो कि अभी आपको नहीं पढ़ना है, बस उनके नाम के बारे में जान लीजिए और उनका काम क्या होता है इस चीज को समझ लीजिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। और पहला टेस्ट है लीबिज टेस्ट। क्या है? लीबिज टेस्ट। लीबिज टेस्ट किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ध्यान समझिएगा, किसी भी लीबिग टेस्ट भी बोलते हैं, लीबिज टेस्ट भी बोलते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हमें पता करना हो कि हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है कि नहीं है, क्या कहें, किसके बारे में पता करते हैं हम इसमें हम पता करते हैं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड से। और क्या पता करने के लिए, किसका डिटर्मिनेशन करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को पता करने के लिए हम टेस्ट करते हैं कौन सा? लीबिग टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीबिग टेस्ट बोलते हैं। तो ध्यान समझिएगा, CO2 और H2O फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? CO2 और H2O फॉर्म होता है। अब कितना फॉर्म होता है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आता है। मैं दोनों एक ही साथ बताते चल रहा हूं। क्या फॉर्म होगा या कौन सा एलिमेंट्स है, ये क्या हो गया, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। तो लीबिग जो टेस्ट है वो क्या बतलाता है, किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक्चुअली में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन है कि नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन है कि नहीं है। ठीक है। दूसरा टेस्ट है लसेन टेस्ट। क्या है? लसेन टेस्ट। ध्यान समझिएगा, लसेन टेस्ट ये किस एलिमेंट का डिटर्मिनेशन करता है या किस टेस्ट के लिए, किस एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो ध्यान से समझिएगा कौन कौन से एलिमेंट के लिए यूज होता है। मैं लिखूं नाम, तो देखिएगा, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और हैलोजन। फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और हैलोजन की डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? लसाने टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं? लसाने टेस्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। थर्ड टेस्ट आता है ड्यूमा टेस्ट, ड्यूमास मेथड।
ये मेथड क्या कहलाता है? ये नाइट्रोजन, किसके लिए? स्पेशली नाइट्रोजन के डिटर्मिनेशन के लिए होता है, और इसे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ज्यादा यूज करते हैं, ये पता करने के लिए कि नाइट्रोजन गैस कितना बन रहा है। अरे भाई कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, क्या समझिएगा, ये किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन होते हैं उनके डिटर्मिनेशन के लिए होता है। किसके? ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो डिटर्मिनेशन होगा उनके लिए होता है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपने को बस सिर्फ इतना बताना ना कि एलिमेंट कौन से हैं, कैसे हैं। मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो जेल्डॉल मेथड होता है। कौन सा मेथड? जेल्डॉल्स मेथड। ये भी किसके डिटर्मिनेशन के लिए होता है? ये भी नाइट्रोजन के डिटर्मिनेशन के लिए होता है। किसके डिटर्मिनेशन के लिए होता है? नाइट्रोजन के डिटर्मिनेशन के लिए होता है। क्लियर हो रही बात? अगला पढ़ते हैं। एक होता है कैरियस मेथड। क्या होता है? कैरियस मेथड। और आपको ये याद भी रखना है, कैरियस मेथड में क्या होता है कि जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो इसमें परसेंटेज क्लोरीन, परसेंटेज ब्रोमीन, परसेंटेज आयोडीन, ईटीसी के बारे में हम पता करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना परसेंट क्लोरीन है, कितना परसेंट ब्रोमीन है और कितना परसेंट आयोडीन है। ये सिर्फ और सिर्फ हम किस मेथड से पता करते हैं? कैरियस मेथड से पता करते हैं। ठीक है? ठीक है। अब बात आती है कि इनऑर्गेनिक में, अरे भाई ऑर्गेनिक में तो हमने पढ़ लिया डिटर्मिनेशन में, इनऑर्गेनिक में क्या होता है? इनऑर्गेनिक में हमें क्या पता करना होता है? केटाइनिक और एनोइनिक आयन के बारे में पता होता है, करना होता है। देखो भैया, मैं टेस्ट नहीं करवा रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपको इसके अंदर क्या पता करना होता है। कैसे पता करेंगे ये भले थोड़ा सा बता सकता हूं, लेकिन कैसे पता करना है यह तो आपको लैब में ही पता करना पड़ेगा ना। इनके लिए हम एसिडिक और बेसिक रेडिकल लेते हैं। क्या करते हैं? एसिडिक और बेसिक रेडिकल लेते हैं और इनको हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा केटायंस है, कौन सा एनायंस है, या केटायंस हैं, एनायंस हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा का पूरा जो रोल होता है वो क्या होता है? उसमें केटायन और एनायन ही होते हैं। ठीक है? क्लियर है? तो मैं थोड़ा सा बात कर लूं कि कौन केमिकल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसको भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के माध्यम से समझते हैं। एक लाइन में लिखना है बस, कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। इसमें कुछ नहीं मेरे भाई, इसमें कुछ नहीं है। अभी जो मैंने बोला ना, अभी मैंने क्या बोला कि पता कर रहे थे क्वालिटेटिव में कितना है, क्या है। अब इसी में पता करना है कि उसका मास कितना है, उसका वैल्यूम कितना है, उसकी परसेंटेज कितनी है। अभी बोला ना कैरियस मेथड में परसेंटेज निकालते हैं। और जो मेन चीज होती है कि आपको कोई सॉल्यूशन दे देगा, क्या कर देगा? कोई एक सॉल्यूशन दे देगा और बोल देगा कि ये नॉन सॉल्यूशन है, ये KMnO4 है। क्या है? KMnO4 है, इसकी कंसंट्रेशन बताओ। तो हम क्या करते हैं? इसकी रिएक्शन किसी और के साथ करवाते हैं और इसकी कंसंट्रेशन निकालते हैं। कंसंट्रेशन किसके बारे में? कंसंट्रेशन ऑफ नॉन सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ नॉन सॉल्यूशन। तो ये सब चीजें आप प्रैक्टिकल में पढ़ोगे। ठीक है? इसमें मेनली डिकम्पोजिशन के बारे में आप देखोगे कि डिकम्पोजिशन हो गया तो क्या फॉर्म होगा, कितना फॉर्म होगा, कैसे फॉर्म होगा, इस चीज के बारे में हम सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो ये बहुत बोरिंग चैप्टर था, मतलब बहुत बोरिंग टॉपिक था ना, मजा नहीं आया। हाँ, लेकिन अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। देखिए कैसे मजा आएगा। अब हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन और पूरा का पूरा मैथमेटिकल प्रोग्रेस। देखिएगा, साइंटिफिक नोटेशन।
साइंटिफिक नोटेशन में एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या है क्या है साइंटिफिक नोटेशन में, कि कोई भी फिजिक्स या केमिस्ट्री का कोई भी नंबर हो हमेशा n इंटू 10 टू द पावर n में रिप्रेजेंट किया जाएगा। किसमें? n इंटू 10 टू द पावर n में रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये जो n की वैल्यू होगी वो 1 to 10 हो सकती है, 1 to 10 हो सकती है। बात समझ आ रही है? कितनी हो सकती है? 1 to 10 हो सकती है। और ये n प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर आपने कहा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 या 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 या 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, तो ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, क्या समझना है कि इन तीनों में सही नोटेशन कौन सा है, कौन सा सही नोटेशन बताएगा। तो ध्यान समझिएगा, हमेशा एक डिजिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हमेशा एक डिजिट लिखते हैं। तो ये वाला नोटेशन सही नहीं है, ये वाला भी नोटेशन सही नहीं है। जब भी हम पावर के फॉर्म में दर्शाएंगे कोई चीज, किसके फॉर्म में दर्शाएंगे? पावर के फॉर्म में दर्शाएंगे, तो हमेशा कौन सा लिखेंगे? हमेशा एक डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाते हैं या फिर सिंगल वर्ड लिखते हैं। ठीक है? अब इसमें एक चीज आपको समझना है कि जैसे मैंने लिखा 123.456, इसको डेसिमल को पावर में बदलना है। तो देखिएगा मेरे दोस्त कैसे करेंगे। इसको लिख सकता हूं मैं 1.23456 इंटू 10 टू द पावर लेफ्ट ले गया तो 2। आपने कहा ऐसे कैसे? इधर देखो, इसको लिख सकता हूं 12345.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। जब डेसिमल को राइट साइड ले जाएंगे, समझिएगा, जब डेसिमल को राइट साइड ले जाओगे आप, राइट साइड ले जाओगे तो यहां क्या आएगा? निगेटिव पावर आएगा। जब डेसिमल को लेफ्ट साइड ले जाओगे, लेफ्ट साइड ले जाओगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। आपने कहा बड़ा कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं मेरा भाई। पहले क्या था? पॉजिटिव फिर निगेटिव। पहले लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट गए तो पॉजिटिव, राइट गए तो निगेटिव। यही चीज तो बोल रहा हूं। देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। क्या समझते हैं? ये कुछ बोर्ड सही नहीं लग रहा ना? हाँ, मुझे भी नहीं लग रहा। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। क्या है? हमने लिखा 236.5। अब इसको मैं लिख सकता हूं 2.365। इसको लेफ्ट ले गया तो इंटू 10 टू द पावर क्या कर दिया मेरे दोस्त? 10 टू द पावर क्या कर दिया? कितना ले गया? 1 ले जाता तो 10 के पावर, देखो मैं लिखूं इसको 2. इसको लिख रहा है 23.65 इंटू 10 की पावर 1। एक डेसिमल को एक लेफ्ट ले गया, क्या आया? 10 के पावर 1 आया। 2 लेफ्ट ले जाऊंगा तो 10 के पावर 2 आएगा। क्या समझ में आ रही बात? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। अगर इसको मैं 0.2365 इंटू लिखूं तो 10 टू द पावर 3 आएगा। लेकिन अगर इसी के बाद दशमलव मैं यहां ले जाऊं तो 2365 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 आएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 23650। एक दशमलव और ले गया भाई, 0 के बाद कुछ भी लगाओ ना, क्या फर्क पड़ता है? इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होगा। क्या होगा? इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होगा। ठीक है? ये कैलकुलेशन था। ये क्या था? कैलकुलेशन था। अब बात करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत क्यों पड़ी हमें। भाई क्यों जरूरत पड़ी? कोई भी नंबर है लिख देंगे। जब हमने केमिस्ट्री में देखा ना तो हमें बहुत बड़े बड़े नंबर मिल रहे थे। क्या कर रहे थे? बहुत बड़े बड़े नंबर मिल रहे थे। जैसे हमें 1 मोल की वैल्यू मिल रही थी, कितनी? 60220। 20 बार 0 होगा। कितनी बार? 20 बार। 20 नहीं बार। कितने बार?
20 टाइम्स 0 होगा। तो अब अपने पास इतना समय थोड़ी ना है कि पढ़ेंगे 6022000000000। अरे गाना थोड़ी ना गाना भाई मेरे, इसको शॉर्ट में पढ़ना है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है कि कोई भी कोई भी कितनी भी बड़ा नंबर हो, एक डिजिट के बाद हम क्या लगाते हैं, डेसिमल लगाते हैं। तो एक डिजिट आया 6, फिर लगाएंगे डेसिमल, फिर लिखूंगा 022। आगे भी 0 लिख सकता, लेकिन क्या मतलब आगे 000 है, जो चीज नहीं लिखा है वो कॉमन सेंस 0 है। इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 23 हो जाएगा। 20 0 इधर है, 20 के बाद 21, 22, 23, यहां दशमलव लगाया ना, तो 10 की पावर 23। ठीक है। इसी प्रकार जैसे मैंने एक वैल्यू लिखी 0.000345, इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, राइट साइड ले जाएंगे डेसिमल 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, कहा ले जाएंगे 4। तो लिखूंगा मैं 3.45, क्या लिखूंगा 3.45 इंटू 10 टू द पावर -4। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है। आपने कहा 3450000, इसको कैसे लिखोगे, तो देखो मेरे दोस्त किसके बाद लगा रहा हूं दशमलव, एक डिजिट के बाद 3.45 इंटू यहां लगाया है, तो ये हो गया 10। अरे भाई 10 के पावर 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर, 5 पावर, 6 पावर, 7 पावर, कितना जाएगा 10 की पावर 7 पावर। कितना स्थान हो गया, कितने स्थान पे लगाओ, यहां पे लगाए हो ना दशमलव, देखो कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अरे भाई इन सबको भी तो 0 में ही काउंट करोगे, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 की पावर 7 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। ठीक है, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक के कुछ एग्जाम्पल करेंगे हम, जो कि दे रखा है। एडिशन, ध्यान समझिएगा, आप एडिशन करिए, फिर से बोल दे रहा हूं, या फिर सब्सट्रैक्शन करिए, एडिशन करिए या फिर सब्सट्रैक्शन करिए, तो समझिएगा कैसे करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने लिखा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस, पहले माइनस वाला नहीं, डराना थोड़ी ना है, 10 के पावर 5। इसमें ऐड करना है मुझे, क्या ऐड करना है, 2 इंटू 10 के पावर क्या ऐड करना है 4, क्या ऐड करना है 10 के पावर 4। अब इसको ना ऐड करना बड़ा मुश्किल होगा दोस्त, क्यों, क्योंकि ये 3 इंटू 10 टू द पावर 5 है, वो 2 इंटू 10 की पावर 4 है। तो हमेशा क्या करोगे, पावर सेम करोगे, क्या करोगे, पावर सेम करोगे। तो देखो जरा, जैसे मैंने 3 के बाद 0 किया, एक 0 बढ़ाया, मतलब पहले दशमलव यहां था, अरे भाई दशमलव लिखो चाहे मत लिखो, बात तो वही है ना, 3 दशमलव मतलब 0। अभी क्या है, मैं ध्यान सुनना, आप दशमलव में 30 के बाद लगा रहा हूं, भाई नहीं लिख रहा हूं, इसका मतलब चाहे मैं 2 लिख दूं, चाहे मैं 2 दशमलव लिख दूं, चाहे मैं 2.0 लिख दूं, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है ना, इनका सिग्निफिकेंट फिगर नंबर अलग होगा, नो डाउट, अभी हम आएंगे। लेकिन इनकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्त, बहुत ही ज्यादा सिंपल, सेम होगी। न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो 30 इंटू 10 टू द पावर 5 पहले से था, 0 कहां ले गया, डेसिमल कहां ले गया, राइट साइड पे ले गया ना, राइट साइड पे ले गया, तो क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा। और प्लस क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10 टू द पावर 4 लिखेंगे। पावर क्या करना है, पावर सेम करना है, पावर क्या करना है, सेम करना है। तो पावर कैसे सेम होगा, 30 इंटू 10 टू द पावर 4 हो गया, प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 4 हो गया। अब देखो ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा मेरे दोस्त, अरे जुड़ेगा, ये जाएगा 30 प्लस 2 गुड़े 10 की पावर 4, ये हो जाएगा 32 गुड़े 10 की पावर 4। ये सही नोटेशन नहीं है,
क्यों? दशमलव हमेशा एक के बाद लगना चाहिए, तो क्या लिखूंगा मैं 3.2 इंटू 10 टू द पावर 5 क्यों हो गया? अरे भाई दशमलव पहले यहां था, दशमलव मैं यहां ले गया, समझो जरा, अब मैं लेफ्ट पे ले गया हूं तो प्लस में बढ़ेगा ना 10 की पावर। अरे यार अभी तो समझाया था, 10 की पावर क्या करेगा? प्लस में बढ़ेगा। जब प्लस में बढ़ेगा 10 की पावर एक स्थान बढ़ाया तो +1 बढ़ेगा। 4 में +1 करोगे 10 पावर 5 नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्त? चलो दूसरा एग्जांपल आपके लिए। 2 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर -4, इसको ऐड करना है। ऐड करिए। ऐड करिए, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। शुरू करें? आइए। पावर सेम नहीं है, इसका तरीका क्या? पावर सेम बनाना। क्या करना है? पावर सेम बनाना है। जब तक पावर सेम नहीं होगा जोड़ घटा नहीं पाओगे मेरे दोस्त। तो क्या करेंगे? पावर छोटा कौन है? पावर छोटा कौन है? ये है, तो पावर छोटा बनाइए। पावर छोटा कैसे बनेगा? देखो, क्या इसको मैं 20 इंटू 10 टू द पावर -3 -1 लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं भाई? डेसिमल को राइट ले गया ना। अरे भाई पहले 2.0 रहा होगा, मान ले रहा हूं 2 लिखा तो 2.0 रहा होगा। अभी 20.0 हो गया है, तो डेसिमल को मैं राइट साइड पे ले गया हूं। इसका मतलब पावर माइनस होने वाला है। पावर क्या होने वाला है? माइनस होने वाला है। और इसमें जोड़ूंगा 2 इंटू 10 टू द पावर -4, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -4। भाई दशमलव इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो दशमलव क्यों लिखेंगे? क्यों सर, क्यों लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना। तो प्लस हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। और इसको जब आप ऐड करोगे हो जाएगा 22 इंटू 10 टू द पावर -4। क्या ये सही नोटेशन है? आप कहोगे नहीं, ये सही नोटेशन नहीं है। क्यों? दशमलव हमेशा 1 डिजिट के बाद लगना चाहिए। मतलब इसका डेसिमल पहले यहां था, अब इसको हम उठा के कहां ला रहे हैं? यहां ला रहे हैं। तो क्या लिखूंगा? 2.2 इंटू 10 टू द पावर -4 प्लस 1। अरे भाई डेसिमल को लेफ्ट साइड में आप कर रहे हो ना, तो पावर घटेगा। पावर घटेगा तो क्या हो जाएगा? 2.2 इंटू 10 टू द पावर -3। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे भाई? अरे आई कि नहीं आई? आई ना? नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई भाई? चलिए प्रॉब्लम नंबर 2.1। पहला प्रॉब्लम है चैप्टर का। कह रहा है फॉर एडिंग 5.55 इंटू 10 to the power 4 and 6.95 into 10 to the power 4, देन आंसर बताना है।
ये है 3। तो चाहे जिसकी मर्जी, आपकी मर्जी, चाहे जिसमें जोड़ दो। आपने कहा किसमें पावर करें, हमने कहा देखो चाहे 10 की पावर 4 बना लो, चाहे 10 की पावर 3 बना लो। तो तुमने कहा सर कुछ भी करेंगे आंसर तो सेम ही आना है। तो हमने कहा चलो 10 की पावर 4 बना लो प्लस, जैसे इस डेसिमल को यहां ले आओगे जैसे इस डेसिमल को यहां ले जाओगे, जैसे लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं 10 के पावर में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, 10 की पावर प्लस क्या हो जाएगा 0.695 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 हो जाएगा। और इनको जब जोड़ोगे क्या हो जाएगा समझिएगा, इनको जब जोड़ोगे तो 0.695 5.55 प्लस 0.695 इंटू 10 टू द पावर 4 होगा। और इसकी वैल्यू जोड़ के जो आएगी कितनी आएगी, आएगी 6.245 इंटू 10 टू द पावर 4। 6.245 इंटू 10 टू द पावर 4। अब जो लोग नहीं जोड़ पा रहे हैं देखिए 5.55 में 0.695 जोड़िएगा, अरे यही ना जोड़ोगे तो आएगा, यहाँ पे 0 मान ले रहा हूं, यहाँ पे 5954 और 6 5 11, 11 से गया तो 12। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 होगा कि 6 होगा, 5 होगा कि 6 होगा, क्या हो जाएगा 6 होगा। और डेसिमल कहां लगाओगे, यहां लगाओगे तो आएगा 6.245 इंटू 10 टू द पावर 4। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन सही है, हाँ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है मामला, चले आगे बढ़े। चलिए प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2.2 सब्सट्रैक्शन 3.5 इंटू 10 टू द पावर -2 माइनस 5.8 इंटू 10 टू द पावर -3। क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3। इनको घटाना है तो देखो बड़ा कौन है, ये बड़ा है, बड़े में से छोटा घटाना है तो प्लस आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, क्यों, क्योंकि भैया ये बड़ा है, बड़े में से छोटा घटाना है तो क्या लिख सकते हो 3.5 इंटू 10 टू द पावर -2 कर सकते हो। और इसको भी पावर सेम बनाना, घटाते जोड़ते समय पावर क्या करना है मेरे दोस्त, सेम करना है। पावर क्या करना है, सेम करना है। आपने कहा चलो पावर सेम करेंगे। अब पावर सेम कैसे करेंगे इस चीज को समझते हैं। तुमने कहा पावर कैसे सेम करेंगे, लिखा माइनस, जैसे इस डेसिमल को यहां लाओगे वैसे ही यहां पे पावर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। और +1 को कैसे लिख सकता हूं 0.58 इंटू 10 टू द पावर -2। क्या ये लिख सकता हूं कि नहीं, अरे भाई समझो, इस डेसिमल को लेफ्ट साइड पे लाया तो पावर क्या हो जाएगा +1 ऐड होगा, 10 के पावर में +1 ऐड होगा। और जो 10 के पावर में +1 ऐड होगा तो क्या होगा हाँ सेट कर रहा था मैं, देखो तो क्या होगा, घटाएंगे अरे घटाएंगे ना, तुमने कहा नहीं घटाना आ रहा है तो देखो लिखेंगे 3.5 माइनस 0.58 इंटू 10 टू द पावर -2 करोगे। अब देखो घटाते कैसे हैं 3.500, हाँ 2 नहीं लिखना तो 1 ही लिख दो घटाओगे कैसे, आएगा 0.58। यहां से ले लिया तो 10 हो गया, 10 में से 8 किया तो 2, ठीक। यहां 4 था पहले से, यहां से किया 4 तो 9 हो गया, और यहां से चला गया 2, 2.92 समझ में आया। तो यहां लिखूंगा मैं 2.92 इंटू 10 टू द पावर -2। क्या हो गया 10 टू द पावर -2 हो गया। और साइंटिफिक नोटेशन भी कहता है कि एक डिजिट के बाद, क्या कहता है कि एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो दौड़ेगा चलेगा, ठीक है। क्लियर है मामला आगे बढ़ते हैं।
प्रॉब्लम नंबर 2.3 कितना है? 5.6 इंटू 10 to the power 5 इंटू 6.9 इंटू 10 to the power 8। ठीक है। तो तुमने कहा सर गुणा वाला तो आपने बताया नहीं, तो सुनो गुणा वाला यहां बताता हूं मैं, बहुत ही सिंपल है। इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, पावर जुड़ जाती है। पावर क्या हो जाती है? हमेशा जुड़ जाती है। कैसे जुड़ेंगी देखिएगा, लिखेंगे 5.6 इंटू 6.9 इंटू 10 to the power 5 इंटू 10 to the power 8। इसको जब आप गुणा करोगे तो आएगा 38.64। क्या आएगा? 38.64 आएगा इंटू 10 to the power क्या हो जाएगा? 5 + 8 हो जाएगा। पावर जुड़ती है गुणा होने पर, तो पावर यहां पे जुड़ जाएगा। ये आएगा 38.64 इंटू 10 to the power 13। और जब इसको लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा तो लिखूंगा 3.864 इंटू 10 to the power क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और ये फाइनल आंसर होगा। क्या होगा? ये फाइनल आंसर होगा। आपने कहा नहीं ये वाला तो समझ में आया, एक एग्जांपल अपने मन से बताओ। तो देखो जैसे मैं लिख दूं 1.2 इंटू 10 to the power -6 इंटू, ये एक ब्रैकेट में है, ये क्या है? एक ब्रैकेट में है, इंटू मैं लिख दे रहा हूं 3 इंटू 10 to the power 6। क्या लिख दे रहा हूं? 3 इंटू 10 to the power 16। तो देखिएगा क्या होगा, 1.2 इंटू 3 लिखूंगा और गुणा किसका होगा? गुणे 10 की पावर -6 गुणे 10 की पावर 16। ये 10 के पावर ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 12 3 36। 3.6 इंटू 10 to the power 10 क्या हो जाएगा? 3.6 इंटू 10 to the power 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? कुछ भी नहीं है। नहीं है ना? क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। लिखा है, क्या लिखा है? प्रॉब्लम नंबर 2.4 क्या कह रहा है? 9.8 इंटू 10 to the power -2 इंटू 6.9 इंटू 6.9 नहीं 2.5 इंटू 10 to the power -6 क्या हो जाएगा? 10 to the power -6। तो क्या गुणा होगा इनका देखिएगा। क्या आंसर है इसका? ठीक है, देखिए गुणा करना तो क्या लिखोगे? 9.8 इंटू 2.5 इंटू 10 to the power -2 इंटू 10 to the power -6। तुमने कहा बहुत आसान है। इसको गुणा किया तो 24.50 गुणे 10 के पावर -2 -6 हो गया। तो लिखूंगा 24.50 गुणे 10 के पावर -8 हो गया। अब इस दशमलव को मैं कहां ले जाऊंगा? आगे ले जाऊंगा तो +1 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 2.45 इंटू 10 के पावर -8 में एक जोड़ दूंगा तो क्या -7 होगा कि नहीं होगा? क्या -7 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरे भाई? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, लाइट क्लियर है? ओके। अरे करंट इज द फ्लो, करंट इज द फ्लो। ठीक है, ओके। तो आज ज्यादा कुछ किए नहीं हमने, अब थोड़ा सा मैं डिवीजन पे करवा देता हूं। ये हमने 2.4 कर लिया और ठीक है, बस 2.4 हो गया।
कुछ डिवीजन पे करवाता हूं, जैसे 2.25 इंटू 10 टू द पावर 6 भाग करना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर पहले 3 से कर लो, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि 2.25 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3। कैसे लिखेंगे देखिएगा, इसको उड़ाइएगा तो आएगा 1.5 से उड़ाइएगा तो आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 6 है, और नीचे वाला ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। क्या जाएगा? -3 हो जाएगा, तो आएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3। क्लियर है? ठीक। दूसरा एग्जांपल लिया हमने 6.25 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6। क्या हो गया? 10 टू द पावर 6। डिवाइड कैसे करोगे? ध्यान से देखो, 6.25 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर 6। इसको उड़ा दो इससे, तो ये तो अकेले आ जाएगा 2.5 भैया। कितना जाएगा? 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 है, और -6 ऊपर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 2.5 इंटू 10 टू द पावर -10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -10 हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है? एक टाइप और बचा है, उसको भी सीख लेते हैं। जैसे लिखा हो 4 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 टू द पावर -4। 8 इंटू 10 टू द पावर -4। तो कैसे डिवाइड करेंगे? तो ध्यान समझिएगा, लिखेंगे 4 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 टू द पावर -4। इसको काटिएगा तो 0.5 आएगा। अरे 4 में से 8 का भाग लगाओगे तो 0.5 आएगा इंटू 10 टू द पावर 6। माइनस ऊपर गया तो प्लस हो गया मेरे दोस्त। तो क्या लिखोगे? 0.5 इंटू 10 टू द पावर 10 हो गया। साइंटिफिक नोटिफिकेशन कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं कर सकते तुम, एक डिजिट तो होना चाहिए। तो तुमने कहा सर दशमलव को उधर ले जाऊंगा, तो लिखूंगा 5 इंटू 10 टू द पावर 9। 5 इंटू 10 टू द पावर 9। वैल्यू दोनों सेम है, बट ये ज्यादा अच्छा लगता। अच्छा कौन लगता है? नीचे वाला ज्यादा अच्छा लगता है। बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर थोड़ा स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल का पार्ट था, तो हो सकता है कि ना समझ में आया हो, लेकिन अगला जो मैं लेक्चर लेने वाला हूं वो तो आपको नेक्स्ट डे देखने को मिलेगा। लेकिन अगला जो लेक्चर लेने वाला हूं बहुत ही जबरदस्त लेक्चर है, जिसमें हम एरर के बारे में सीखेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर निकालना सीखेंगे, और सीखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है अगर मैं 100 लिख दूं और 100 दशमलव लिख दूं और 100.0 लिख दूं, या फिर 100.00 लिख दूं। तो क्या डिफरेंस है इन चारों में, इसके बारे में हम सीखेंगे। क्या करेंगे? इसके बारे में हम सीखेंगे कि इनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है। बात समझ में आ रही है तो 100 ही। अरे है तो आप 100 बोलो, चाहे ऐसे बोलो, चाहे ऐसे बोलो, चाहे ऐसे बोलो, है तो 100, लेकिन इनका क्या डिफरेंस है इसको समझने के लिए मुलाकात करिए नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहिए, और जहां व्यस्त हैं व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। अलविदा, शुक्रिया, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके, बाय।